हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC क्लास 12th का हिंदी का जो है सैम्पल पेपर 2024-25 के सेशन के लिए। ये वाला जो पेपर है आपका जो फाइनल क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, यानी कि सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के पहरे वगैरह सब चीज़ें सेम सेम रहेंगी आपकी। उसके साथ में आप अगर प्री बोर्ड देखोगे, फाइनल एग्जाम से पहले जो प्री बोर्ड होते हैं उनमें भी आपको ये सेम पेपर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जो प्री बोर्ड हो वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देखने को मिल जाए, क्वेश्चंस भी सेम मिल जाए। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वीडियो को कंप्लीट देखना, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी विद आंसर की। अगर आपको पेपर की, सैम्पल पेपर की या पुराने पेपर्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करनी है तो आप जो है गूगल पर जाओ और सर्च करो cclchapter.com। cclchapter.com ये वाली वेबसाइट पर आपको एक हरियाणा बोर्ड करके एक सेक्शन मिल जाएगा पूरा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हमने जो है आप लोगों के लिए पेड PDF भी लॉन्च कर रखी है, जिससे एग्जाम में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। अगर आपको PDF खरीदनी है तो आप जो है इसी वेबसाइट पर पेड PDF, हरियाणा बोर्ड के अंदर ही एक सेक्शन मिल जाएगा पेड PDF करके, वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोड यूज कर सकते हो CCL25 ताकि आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाए। वो आपकी मर्जी है, कोड यूज करो ना करो, बट वेबसाइट से परचेज कर लेना अगर आपको स्कोर 90+ करना है तो। अब देखते हैं यहाँ पे सैम्पल पेपर को, देखते हैं किस तरीके का आपका जो है पेपर रहने वाला है। आंसर्स आपको साथ में बताऊंगा। वैसे आंसर की मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है जो मैंने अभी मेंशन करी थी, तो वहाँ से आप आंसर की भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आपका जो खंड ए आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, गद्यांश यानी कि एक पहरा दिया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है और उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस के आपको उत्तर करने हैं। जैसे लोग गरीबी की एक बड़ी बुराई के रूप में शिकायत करते हैं और यह स्वीकृत विश्वास है कि यदि लोगों के पास काफी धन होगा तो वे खुश होंगे। ऐसा जो है हमको एक पूरा पहरा दिया हुआ है, ये इसको आपको आराम से पढ़ते हुए चलना है। और ये PDF डाउनलोड कर लेना अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस पेपर की, काफी हेल्प करेगा ये आपको। इसका जो है जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो, लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में क्या शिकायत करते हैं। तो क्या शिकायत करते हैं, वो करते हैं कै और खै दोनों, यानी वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते, वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। तो ये दोनों शिकायतें वो करते हैं। गरीबों के मध्य से किस प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं। तो कैसे लोग हमें प्राप्त होते हैं, वो हमें होते हैं आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त और शक्तिशाली, यानी कि ऑप्शन C रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के धनिक पुत्रों से सहानुभूति रखने का क्या कारण है। तो क्या कारण है, वो है यहाँ पे उपरोक्त सभी कारण हैं। गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीब परिवार के सदस्य पोषण हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, वो है गरीब के घर में इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं। तो वो तो अमीरों के में होते हैं ना, गरीबों में नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पहरे का, लेखक गरीबों की कुटियों को निर्धन कुटियों क्यों कहता है। तो क्यों कहता है, क्योंकि वे दरिद्रता पूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं, इसीलिए। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर देने। देखो अभी हमने पढ़ा 5 नंबर का गद्यांश, एक हिंदी का जैसे पाठ होता है वैसा सा ही एक पहरा दिया आपको और उसके भी यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आपने आंसर कर दिए। अब सेम ऐसे ही आपको पद्यांश भी देखने को मिलेगा, ये इसी टाइप से, जो कि 5 नंबर का आपका रहने वाला है। इसके लिए आपको बस नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। रुका तू रुका गया जग का सृजन, तेरी मैं नयन में डगर भूलकर। एक चीज़ और बता दूं, ये जो है ना लैंग्वेज जो आपको मिलेंगी वो आसान लैंग्वेज मिलेगी, जैसे सूरदास के पहरे दोहे वगैरह होते हैं, वैसे वाली जो हार्ड लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, वो नहीं मिलेगी। हिंदी टाइप की लैंग्वेज ही मिलेंगी आपको यहाँ पे अपठित पद्यांश के अंदर, जिससे आप आसानी से उसको समझ सको। कहीं तुम सोचो कि भाई इतना करड़ा आ गया तो क्या हो, करड़ा नहीं आएगा, पेपर काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है। कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है। तो किसे भूल जाने की, निर्माण की थकान को। थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। तो क्या प्रेरणा दी है, निरंतर चलने की प्रेरणा दी है। कवि ने उपरोक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है। तो क्या संदेश दिया है, अधूरे कार्य को दुगने उत्साह से संपन्न करने का। गद्यांश में तिमिरमय ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम इससे, इसका मतलब होता है अंधकारमय।
अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक कथन और कारण वाला है, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको। इसमें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, काफ़ी आसान आते हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते अगर आप समझ के करते हो तो। कथन ए जो है और कारण को पढ़कर उचित देना। कथन ए कहा गया है कि लेखक ने कलाकार को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। क्या ये बात सही है? पहले में ये देखना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कारण देखना है। कारण क्या है कि कलाकार अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर देता है। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है हमारी सही है और बिल्कुल सही व्याख्या करता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तीसरा क्वेश्चन आता है काव्य पर आधारित। काव्य यानी कि हमारे जो बुक है आरोह की, उसके अंदर कविताएं हैं ना, उन कविताओं के बिहाफ पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस के एमसीक्यू जो ये तो 5 नंबर में आएंगे। 5 नंबर में आपको जो है इनके आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है पतंग कविता जो है उसमें तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इससे कवि का क्या मतलब है? तो इससे कवि का मतलब है रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तो क्या करने से? उलटने पुलटने से। और यहाँ पर जो है केवल एक भी दे रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे ये भी सही है लेकिन इन्होंने थोड़ा अजीब तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, जो कि मैं मानूंगा कि इनका तरीका क्वेश्चन को पूछने आंसर को पूछने का गलत है। देखो यहाँ पे जो है उलटने पुलटने पलटने से है ये, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है फोर्थ वाला कि केवल वन, फर्स्ट वाला। तो अगर आप समझोगे तो ये वाला और ये वाला सेम ही तो है भाई। लॉजिक क्या हो गया? कभी कभी धोखा कर देते हैं बोर्ड वाले, लेकिन कोई बात नहीं, आपका आंसर रहेगा उलटने पलटने से। ये वाला भी करोगे तो भी गलत नहीं है इस केस में। रुद्रकोश है, शुभ्दतोष है। यहाँ जो शुभ्द है ये वाली पंक्ति का जो है एक एक शब्द का अर्थ याद करके जाना। ये इस पंक्ति बहुत बार आती है एग्जाम में। यहाँ पे शुभ्द का जो अर्थ है वो हमसे पूछा गया है, वो क्या अर्थ है? अशांत। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? तो किसकी रोपाई की? शण की रोपाई की बात यहाँ पे कही गई है। शण एक जो है खेती होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि के हताश और दुखी होने का क्या कारण है? तो क्यों है वो दुखी? समाज के कारण दुखी है, संतान के कारण है, गरीबी के कारण है, या पत्नी की निष्ठुरता के कारण है? तो किस कारण से वो दुखी है? वो है पत्नी की निष्ठुरता के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। ये भी 5 नंबर का आएगा। ये आपकी जो आरोह भाग 2 किताब है उसके जो है कहानी वाला जो पोर्शन है उसके बिहाफ पे आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। भगतिन के पति ने गृहस्थ का बाहर कितनी वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदाई ली? काफ़ी कॉम्प्लेक्स किया गया है। सीधी बात ये पूछ रहे हैं कि भगतिन का पति का देहांत कब हुआ, किस एज में, तो वो पूछा जा रहा है। तो उस समय भगतिन की आयु क्या थी? 29 वर्ष। ये वाला जो हमारा आंसर रहेगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछने की आदत पुरानी है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मिलेंगी अगर पेड पीडीएफ खरीदोगे। आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, ग्रामर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो जो एग्जाम में आना है, सब चीज़ें मिलेंगी पेड पीडीएफ के अंदर। अगर आपको फुल स्कोर करना है तो जरूर से खरीद लेना याद से, ठीक है। अगर जिसका मन कर रहा हो, भाई हम जबरदस्ती नहीं करते, बट हाँ आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप खरीद सकते हो। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? वो कहा गया उनको संयमी। अगला क्वेश्चन है, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। ये कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाल दिया था? तो क्या डाल दिया था उनके मुंह में? वो था मठरी। एक कवि बर्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यह गर्वपूर्ण वाक्य किसने कहा था? तो किसने कहा था ये कहा था विजिका देवी ने। जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है? तो कब कर देते हैं? वो होता है उसके गर्भ धारण के साथ, यानी जब वो बच्चा पेट में आता है उसी टाइम वो डिसाइड हो जाता है कि उसको आगे भविष्य में क्या बनना है। आगे देखते हैं अगला जो बुक आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, 5 नंबर के आएंगे इसमें से एमसीक्यू। आपके एमसीक्यू वाला पूरा सेक्शन जो है ना इनका इकट्ठा है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर वगैरह उसके बाद में आपका जो है डिटेल्ड वाला जो सेक्शन आएगा वो पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखो एमसीक्यू 5 एमसीक्यू आएंगे। सामान्य खबरों से अलग किसी घटना, ये मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुंचाना खालिस्तान पत्रकारिता कहलाती है। कौन सी पत्रकारिता होती है? वो होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? तो कितने? 70,000। लेकिन ये डाटा पुराना है, अब तो इससे भी बहुत ज़्यादा भेजे जा सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब नेटवर्क हुआ करता था 3G,
ठीक है। अब हो गया 4GB आया, 5GB आया। अब स्पीड से आइडिया लगा देता हूँ तुमको। 3G की स्पीड थी यही कोई 5 MB पर सेकेंड। ये मेगाबिट ये जो है ना डाटा का होता है, ये जो MB आप नॉर्मल देखते हो ना ये डाटा होता है बेसिकली कि इतने वर्ड इसमें भेज सकते हैं 1 बाइट के अंदर। तो ऐसे करके ये 5 MB होता था। ये वाला चला गया था लगभग 15-20 के पास में। और 5G तो जा चुका है भाई 100 से भी ज़्यादा MB में, ठीक है। तो समझ सकते हो बहुत ज़्यादा है ये, काउंटिंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन किताब के हिसाब से हमें बताना पड़ेगा जो कि 70,000। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो टेलीविजन में आपको क्या होता है, दिखता भी है सुनता भी है, तो श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का माध्यम है। किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले को खालिस्तान पत्रकार कहते हैं। निश्चित मानदेय फिक्स जो सैलरी मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अंशकालिक पत्रकार। स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है? वो है संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेख को स्तंभ लिखना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है इनकी, ऐसा नहीं होता। आगे जो हमारा छठा क्वेश्चन आता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 नंबर के MCQ है बेसिकली सारे। तो इसमें MCQ पहला है, निम्न में से गुण संधि का सही उदाहरण बताना है। कौन सी है गुण संधि इनमें से? तो मतलब एग्जाम्पल कौन सा है वो है हमारे यहाँ पे महर्षि। सत्याग्रह शब्द का उचित विग्रह कीजिए। सत्याग्रह जो है इसके विग्रह करने हैं वह सत्य के लिए आग्रह है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छे से आप इनको अटैम्प्ट कर पाओगे। वैसे टाइप से अगर अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएंगे। अगर रूल्स पता है, लॉजिक पता है और प्रैक्टिस करना है, गाइड में से जितने वर्ड हो सके या रट्टा नहीं मारना, समझते हुए करना है, ठीक है। तो कौन सा सब इसमें पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा जो समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन बी। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में कमी है, किस संबंधी कमी है वो हमें बताना है। तो वो है हमारी यहाँ पे प्रसर्ग संबंधी कमी है। यहाँ पे इसमें से हमको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारी अभी तक जो आ चुके हैं, एक और बुक आपकी याद हो तो आपको नैतिक शिक्षा, उसमें से आपके कोई MCQ नहीं आएंगे, कहीं तुम उसके भी MCQ ढूंढते फिरो इधर उधर, उसमें से MCQ नहीं आएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश हमको दे रखा है, इसकी व्याख्या करनी है। मैं सन्हे सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 5 नंबर का है। 5 नंबर में आपका जो है मैं बता दूंगा, सारी चीजें ध्यान से समझ लेना इसको। सबसे पहले लिखना है प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से लिया गया है। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और कविता का नाम है आत्म परिचय। आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक सिंपल सेंटेंस बना के जो आप लिखते आए हो पहले से। आप सिंपल भी लिख सकते हो, प्रसंग डैश लगा और उसके बाद लिख दो पाठ्य पुस्तक लिखो, आरोह भाग 2 कोमा लगाओ, कवि डैश, कवि का नाम लिख दो, फिर हरिवंश राय बच्चन, फिर कोमा लगाओ, फिर कविता का नाम लिख दो। इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसमें जो है आपको ये जो सारा डोंड्रम लिखोगे इसका रहेगा आपका 1 नंबर, ठीक है। उसके साथ में प्रसंग में एक और चीज लिखनी होती है, आपको इस पहरे को समझना है, एनालाइज करना थोड़ा सा, और उसके बाद बताना है कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, कवि ने जीवन में प्रेम के महत्व व संसार के लोगों की मानसिकता व्यवस्था आदि का इसमें वर्णन किया है, ठीक है। तो वो हमें साथ में लिखना है। एड ऑन अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो चीज। ये पूरा प्रसंग रहेगा आपका, इसको पूरे को हम प्रसंग कहेंगे, जो कि आपका 1.5 नंबर का रहेगा। 1.5 नंबर का ये रहेगा आपका, आधे नंबर का नीचे वाली लाइन, और 1 नंबर का ये कवि परिचय वगैरह, ठीक है। उसके बाद प्रसंग लिख लिया। प्रसंग लिखने के बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या लिखोगे, व्याख्या में आपको बताना है, जैसे ये वाला है कि कवि ने बताया है कि वह सदा प्रेम के नशे में डूबा रहता है, संसार की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, संसार की मानसिकता का जो है वर्णन करता है। कवि ने अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया हुआ है, मन का गान किया हुआ है। तो उस तरीके से जो भी आपने जिस तरीके से समझी हुई है उस तरीके से बना के यहाँ पे लिख देनी है। ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करनी है। 2 नंबर की रहेगी आपकी। 2 नंबर के लिए आपको जो पेपर आएगा ऐसा कुछ आता है ना, तो उसकी 2 ही लाइनें सफिशिएंट है, ज़्यादा बकवास बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल जो है वो उतना सा लिखो। 2 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, इसमें वो है काव्य सौंदर्य। ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट है ना आधा छोड़ के भागाते हैं और फिर बोलते हैं सर हमारे नंबर कट गए। इसलिए कट जाते क्योंकि तुम काव्य सौंदर्य नहीं लिख के आते। काव्य सौंदर्य भी आपका जो है यहाँ पे 1.5 नंबर का रहेगा, ठीक है।
काव्य सौंदर्य 1.5 नंबर का, इसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं। जैसे ये वाला पहरा है, इसमें से आप क्या कर सकते हो कि कवि ने प्रेम व मस्ती का सुंदर चित्रण किया है, शांत रस विद्यमान है, प्रसाद गुण विद्यमान है। इसमें जैसे यहाँ पे जो है स्नेह सुरा शब्द हुआ है, यहाँ पे इसमें जो है रूपक अलंकार देखने को मिला है हमको। जो जग यहाँ पे है एक जग में, हाँ ये रहा, जो जग की गाते, यहाँ पे जो जग है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है आपका, किया करता हूँ, ये जो है यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, और वर्णनात्मक शैली का यहाँ पे वर्णन है। इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए एक पहरे के रिगार्डिंग। आपको कोई भी 3 पॉइंट इजी से मैं तो रिकमेंड करूंगा। देखो, एक तो आपको रस के बारे में, ज़्यादातर जो स्लो पहरे हैं उनमें शांत रस इस्तेमाल हुआ, रस के बारे में आप इस्तेमाल कर सकते हो, रस का बता सकते हो। अलंकार, एटलीस्ट एक अलंकार के बारे में वर्णन कर देना, और एक जो है पहरे के बेसिस पे एनालिसिस करके कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया है वो बता सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट कम से कम करने हैं आपको, और ज़्यादा लिखना चाहो तो 4 पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से 4 सफिशिएंट रहेंगे 1.5 नंबर के लिए आपके। तो इस तरीके से करोगे तो आपके पूरे 5 नंबर आएंगे। समझ गए ना? आप अच्छे से करना है। और इंपॉर्टेंट जो व्याख्या वाले पहरे हैं वो भी मैंने आपको बता रखे हैं, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे आपको। तो वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, वहाँ पे जो है बुक वाले पैसेज हो गए, कहानी वाला पोर्शन हो गया, या फिर नॉर्मल वाला, सब जगह के जो पैसेजेस वगैरह वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपने ये कर लिया, अब आप बोलोगे सर मैं क्या करूँ, मुझे तो व्याख्या करनी नहीं आती, अब मैं क्या करूं? देखो भाई, आपके लिए बोर्ड ने सोचा हुआ है, जिसको व्याख्या नहीं करनी, इतने ढोंढरमबाजी नहीं करनी, वो क्या करो, अथवा वाला एक और सेक्शन आएगा, इसमें पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दो। इसमें आपको जो है नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गुसेव के कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े, दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, कच्चे के घरौंदे में जलती है दिए। तो इस तरीके से आपका जो श्लोक है, ये श्लोक कह रहा हूँ, पद्यांश है। तो इस पद्यांश के बिहार पर आपसे क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। देखो, आप या तो वो कर लो ऊपर वाला जो मैंने बताया, या फिर ये कर लो। अगर आपको, मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपका दिमाग ज्यादा नहीं चलता तो भाई ये वाला अटेम्प्ट करना, इसमें नंबर इजीली मिलेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कवि और कविता का नाम बता दो। ठीक है, बता दोगे कवि है फिराक गोरखपुरी और कविता है रुबाइयां। ठीक है, हो गया हमारा 1 नंबर पक्का। बच्चे किसके मुंह को प्यार से देखता है, तो किसके मुंह को, माँ के मुंह को देखता है। छलके में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दिवाली की शाम घर कैसे दिखाई दे रहे हैं, पूते हुए और सजे हुए। काव्यांश में रूपवती किसे कहा गया है, तो छोटे बच्चे की सुंदर माँ को कहा गया है। तो इस तरीके से जितना मैंने बताया ना, इतना सा ही लिखना, ज्यादा बकवास नहीं लिखनी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ये वाला सेक्शन जो आंसर करने वाला सेक्शन है वो हमेशा इजी रहेगा आपका कंपेयर्ड व्याख्या करने में। व्याख्या वाले में फिर भी नंबर कटने के चांस रहते हैं, यहाँ नहीं कटते। तो रिकमेंडेशन ये है, अगर आप कर सकते हो तो ये वाले को पहले चेक करना, अगर सारे क्वेश्चन कर सकते हो तो ये वाला ट्राई करना पहले। ठीक है, इस वाले को अटेम्प्ट करके आना। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको जो काव्यांश है, कविता है, उनके बिहार पर क्वेश्चन मिलेंगे 2। एक 3 नंबर का आएगा पहला क्वेश्चन, ये वाला कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में रहेंगे। अब जैसे कैमरे में बंद अपाहिज कविता का उद्देश्य स्पष्ट करना है। अपाहिज कविता की पीड़ा और भावनाओं के साथ खिलवाड़ को दूरदर्शन के पर्दे के पीछे छिपे सत्य को रेखांकित किया गया है। कवि द्वारा कार्यक्रम संचालकों की करुणा में छिपी क्रूरता का पर्दाफाश यहाँ पे किया गया है। पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने की यहाँ पर हमें प्रेरणा देखने को मिलती है। तो ऐसा कुछ आपको जो है उद्देश्य यहाँ पे बताना है, क्या उद्देश्य था। अब 2 नंबर में अगला क्वेश्चन आएगा, बादल राग कविता में कवि द्वारा बताई गई किसान की दशा का वर्णन कीजिए। किसान की दशा कैसी है, तो यहाँ पे बताना है कि भरत के बाहुबल, शील स्वभाव, गुण और भगवान राम के चरणों में उनका अपार प्रेम, ये जो है सब यहाँ पे जो है बताई गई है। मतलब ये ऐसी जो दशा है वो यहाँ पे हमें देखने को दर्शाई गई है कविता के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, वैसे जो है ना एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पेड पीडीएफ खरीद सकते हो, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर से ही आएंगे। हर कविता से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ कविता में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको वो पीडीएफ खरीदोगे तो कम से कम कंटेंट दिया गया है ताकि उसको पढ़ के आप फुल स्कोर कर पाओ। पिछले साल भी हमने पेपर दिया था और 100% जो क्वेश्चन उस पीडीएफ से मैच हुए थे। अब की बार भी करना है तो भाई
खरीद सकते हो आप, ठीक है। और कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि सस्ती पड़ जाए आपको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे भी व्याख्या करनी है। व्याख्या वाले पोर्शन के अंदर आपको मैंने सेम बताया है, वैसा ही लिखना है, पहले प्रसंग फिर व्याख्या। और यहाँ पर इसमें जो है काव्य सौंदर्य की जगह पे यहाँ पे आएगा भाषा वैशिष्ट्य। भाषा वैशिष्ट्य के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सी शब्दावली वगैरह वो इस्तेमाल हुई है। जैसे इस वाले पहरे के अंदर जो है अभिधा शब्दावली, आत्म कथात्मक शैली, तत्सम तद्भव शब्द, ये तत्सम तद्भव शब्द तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कोई सा भी पैरा उठा लो उसमें मिलेंगे ज्यादातर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा डिटेल में बताना है, समझाना है। उसके बाद में जो है या फिर ऑप्शन में आएगा, आप एक पहरा, ये वाला पहरा है, इसके प्रश्नों के उत्तर दो। मैं तो फिर से रिकमेंड करूंगा उत्तर वाले सेक्शन में जाओ, ये सबसे आसान होते हैं, आसानी से नंबर मिल जाते हैं। ऊपर वाला जो पहरा है इसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमें लेखक और पाठ का नाम बताना है। तो लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पाठ का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। दोनों, अगर आपको एक चीज याद है कि नहीं याद है तो आधा नंबर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। मानव के सामने किस कारण भूखों मरने की स्थिति पैदा हो जाती है, तो किस कारण से, किसी अन्य पेशे में पारंगत होने पर यानी एक्सपर्ट होने पर भी जाति प्रथा से अनुपयुक्त या फिर अपर्याप्त पेशा होने के कारण, यानी कि वो पेशा जो है लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दिक्कत आती है। मनुष्य को आधुनिक युग में अपना पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में अचानक परिवर्तन आ जाने या विकास रुक जाने के कारण जो है पेशा बदलने की जरूरत पड़ जाती है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने के क्या परिणाम होते हैं। तो उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में अचानक परिवर्तन आ जाने के कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है और व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलना पड़ सकता है। पेशा बदलने की अनुमति न होने पर उसे भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जाति प्रथा बेरोजगारी को कैसे जन्म देती है। पेशा बदलने की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका गद्यांश पर भी आपको जो है 5 नंबर का ही मिलेगा क्वेश्चन आंसर, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा। काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मूल भाव बताना है। मूल भाव के अंदर आपको बताना है कि इस प्रस्तुत पाठ में जो है लोगों की भक्ति के प्रति आस्था और विश्वास के जो है द्वंद्व का चित्रण किया गया है। पाखंड और अंधविश्वास का जो है विरोधात्मक व्यंग्य और जल के महत्व पर यहाँ पे पाठ के अंदर प्रकाश डाला गया है कि जल जरूरी क्यों है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना है। तो लेखक ने जो है इसको शिरीष को जो है कालजयी अवधूत इसलिए माना हुआ है क्योंकि जिस प्रकार अवधूत जो है मस्त, फक्कड़, अनासक्त और मादक होते हैं, यानी अपनी मस्ती में रहते हैं, वैसे ही शिरीष के फूल भी हैं उसी प्रकार फक्कड़ होकर उपजते हैं। संयमी के साथ गुणों में समानता, इनकी जो मतलब अवधूत की तरह इनमें समानता होती है, बिल्कुल सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, जिस वजह से आपको जो है ऐसा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अगला जो पहरा आएगा उसमें है जो है आपको 250 शब्दों में 5 नंबर का जो है एक पहरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या लिखा है, ये जो है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पोर्शन है, ठीक है। कहीं तुम सोचो पता नहीं कहाँ से आ गया, अभिव्यक्ति माध्यम वाला पोर्शन है। इसमें आपको जो है पहला है मतदान का महत्व। अप्रत्याशित विषय पर एक रचनात्मक लेख लिखिए। ये जो लेख लिखना है ये आपको अपने पास से कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, उस पर लिखना पड़ सकता है। इसमें आपको 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी, पहले प्रारंभ, फिर आएगा विषय वस्तु और फिर आएगी भाषा, ठीक है। नहीं लिखना आता तो सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर कर देना। पीडीएफ के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब कहानी को नाट्य रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहानी को नाट्य रूपांतरण करते समय बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। रूपांतरण करते समय भी पॉइंट बनाने में 5 पॉइंट कम से कम बनाने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो क्या क्या है, कहानी को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उनका उपयोग किया जाना चाहिए। संवाद छोटे छोटे पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल और सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे जाने चाहिए। पात्रों की भाव भंगिमा और तौर तरीके और संवाद के प्रभाव से जो है प्रभाव उत्पन्न किया जाना चाहिए। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था, मंच सज्जा और संगीत की व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। तो यह आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं इसमें, तो और भी पॉइंट जो भी आपको समझ याद हो वो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंक के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे उत्तर देने हैं, ये भी आपका जो है अभिव्यक्ति और माध्यम में से ही आएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, वो बड़ा क्वेश्चन था, यानी कि अब की बार अभिव्यक्ति माध्यम 5 नंबर के MCQ, 10 नंबर की यहाँ से 15 नंबर की आएगी। तो अगर कोई हल्के में ले रहा किताब को तो हल्के में कृपया
ना लिया जाए अब की बार। रेडियो के लिए नाटक किस प्रकार लिखा जाता है वो बताना हमको। तो रेडियो के लिए नाटक के लिए देखते हैं, कहानी जो है एक्शन प्रधान जो है, कार्य जो भी प्रधान हो, पात्रों की संख्या 5 से 6 के बीच होनी चाहिए, समय अवधि 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए, वाक्य जो है संवाद जो होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, ध्वनि का समय और स्थान के अनुसार सही प्रयोग होना चाहिए। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखे एक रेडियो नाटक लिखा जाता है, वो हमें बताना है। प्रिंट माध्यम की दो लाभ और हानियां बतानी है। लाभ क्या है, ये हर किसी तक पहुंच है प्रिंट माध्यम की, सुविधा अनुसार हम इसको उपयोग कर सकते हैं। हानियां ये है कि इसको कोई अगर पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसका करेगा क्या, है ना, वही काला अक्षर भैंस बराबर। दूसरा, खबर जो है यहाँ पे तत्काल नहीं पहुंचती क्योंकि छपा हुआ है ना, लेट आती है, तो इस वजह से ये भी एक समस्या रहती है। दो फायदे बताने, दो हानियां बतानी थी। अगले जो बुक आएगी आपकी वो है वितान भाग 2। इस वाली ये वाली किताब आएगी 7 नंबर की, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला है आनंदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि क्या क्या विशेषताएं थी उसकी, आनंदा की। तो एक तो वो दूरदर्शी और बुद्धिमान था, कर्तव्यपरायण था, उसमें जो है काव्य कविताएं रचने का गुण था, जुझारू बालक था, वो सारी कविताएं वो अपने एक सेंटेंस बना के अच्छे से लिखना है, ठीक है, उस बारे में। अतीत में दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन करना है। महाकुंड जिसकी लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट थी, क्योंकि महाकुंड में बताने को ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जोड़ता वहाँ पे मेड़ा भरता ही है वो, तो आपको सिंपल बताना है, लंबाई चौड़ाई पहले ये बतानी है। उसके बाद में उत्तर दिशा में 8 स्नान घर थे इस महाकुंड के। कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष, कुंड के निर्माण में जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था, वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे और असहाय कैसे बन गए। यशोधर बाबू के सहज सरल स्वभाव का पक्षधर होना, परिवार के अन्य आधुनिकतावादी सदस्यों के मन में यशोधर पंत परंपरावादी सोच होने के कारण भिन्नता हो गई ना, मतलब वो पूरा परिवार अलग सोच रहा था, यशोधर बाबू अलग सोच रहे थे, वो विचारधारा में जो है भिन्नता होने के कारण वो जो है बेचारे और असहाय हो गए थे। अगला जो सेक्शन आएगा वह आपका व्याकरण का। व्याकरण आएगी यहाँ पे 5 नंबर की, ऊपर 5 नंबर के एमसीक्यू थे, 10 नंबर का हो गया। वितान सिर्फ 7 नंबर की आएगी आपकी। व्याकरण में देखो पहला क्वेश्चन, रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको, 2 नंबर में आपका ये आएगा। और काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है 1 नंबर में। ये 3 नंबर का ये रहेगा आपका एक सेक्शन, ठीक है, मतलब बेसिकली समझ लो अलंकार पूछा जाएगा आपसे। तो रूपक यहाँ पे जो है रूपक अलंकार का देखते हैं। रूपक अलंकार काव्य में जहां बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दे तो अपरस रहत स्नेह तगाते, ये जो है एक रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। स्वर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। स्वर संधि यानी कि ए वर्ण जिसमें ए और आ होती है, ई वर्ण ई छोटी और बड़ी ई होती है, उ वर्ण उ छोटा उ बड़ा उ होता है, और री इसके बाद समान जाति का स्वर आने पर जब उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आल्य होता है ना, तो वैसे ये एग्जाम्पल साथ में जरूर देना आपको। तो इस तरीके से रहेगा। आगे जो आपकी नई बुक है, ये वाली लेटेस्ट एडिशन है, नई बुक है, पिछले वाले क्वेश्चंस कहीं आप देख लो पुरानी वीडियोस वगैरह, तो ध्यान रखना नई वाली बुक है, इसी साल आई थी ये वाली, और इसकी मैंने वीडियोस बना रखे कंप्लीट बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो इसके जो है आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 नंबर के, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 नंबर में आएगा। जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, तो क्या जरूरी है, मन स्वस्थ, शांत, स्थिर, एकाग्र और विश्वास से भरपूर व मजबूत मनोबल आदि गुण जीवन में सफलता के लिए जरूरी हैं। हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए और क्यों, हमें हमारे मन में कठोरता, कटुता, क्रोध, आवेश, तनाव, दबाव आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन अवगुणों के आधार पर कर्तव्य पथ पर बढ़ना जो है आसान नहीं हो पाएगा। मन का आहार क्या है, अपने प्रिय प्रभु स्वरूप का नित्य प्रति ध्यान करना ही मन का आहार है, जिससे स्वयं ऊर्जा, बल, ओज, शांति का हमें अनुभव होगा। दुर्गा भाभी के मन पर किन घटनाओं का गहरा आघात लगा, दुर्गा देवी के जो है लाहौर और इलाहाबाद के आवासों को जब्त करने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी देने जैसी घटनाओं से दुर्गा भाभी को गहरा आघात लगा था। तो ये आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी ये जितनी भी बुक्स हैं आपकी हिंदी की, ठीक है, ग्रामर वगैरह सबके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में मिलेंगे। हमने पेड पीडीएफ लॉन्च कर रखी है, उसको आप खरीद सकते हो। वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना और वहीं पर आपको जो है उसी वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड वाले सेक्शन में जाना सीधा आपको, वहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी। जो आपको ये पेपर्स विद आंसर की मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम्स के लिए।
तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए, जिसमें आंसर्स भी साथ में आपको दिए जा रहे हैं, तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पेड PDF खरीदनी है ताकि आप स्कोर बहुत ही खतरनाक वाला कर सको, सारे क्वेश्चन आपको उसी में से पढ़े हुए आए, तो आप PDF भी खरीद सकते हो। और हाँ, कुछ करो ना करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस चैनल पर सब कुछ आपको फ्री ही तो मिल रहा है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।